हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। अंग्रेजी में इसको केमिकल काइनेटिक्स, और सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर 4 है। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये, यूनिट 4। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। कहने का अर्थ है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग मतलब गति, स्पीड, कॉमा वेग को प्रभावित करने वाले कारक एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। यानी रसायन शास्त्र या विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि का जिसमें अध्ययन किया जाता है, वो रासायनिक बल गतिकी है। अब जैसे आप देख लीजिए, एक बीकर ले लेते हैं और इसमें जेडन जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं और ऊपर से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कंसनट्रेटेड डाल दें, तो तुरंत इससे गैस निकलना शुरू कर देता है। वो हाइड्रोजन गैस है। जैसे ही देने के साथ ही गैस निकल जाता है, तो हम कहेंगे ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, वो फास्ट रिएक्शन है, यानी द्रुत अभिक्रिया, तुरंत होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मिल्क टू कर्ड, दूध से जब दही जमना शुरू करता है तो 4 घंटा 5 घंटा का टाइम लेता है। तो ये फिर जो है अभिक्रिया है, वो द्रुत अभिक्रिया नहीं है, ये स्लो रिएक्शन है ना, यानी इंटरमीडिएट रेंज का स्लो रिएक्शन है। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी स्लो रिएक्शन है। अगर आप देखा जाए, सुनने में आता है कि कोयला जो है 5000 वर्ष या 10,000 वर्ष के बाद फिर से वो डायमंड, हीरा में बदल जाता है। इसका मतलब वो भी रिएक्शन है, लेकिन वेरी स्लो, बहुत सा स्लो रिएक्शन है। सेटिंग ऑफ सीमेंट का जमना, ये स्लो रिएक्शन है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड देते तुरंत चेंजेज आ जाता है, तो ये फास्ट रिएक्शन है। तो कौन फास्ट रिएक्शन है और कौन स्लो रिएक्शन है? कोई स्लो रिएक्शन को कैसे फास्ट किया जाता है, कोई फास्ट रिएक्शन रहे तो कैसे कंट्रोल उसको कर सकते हैं, इसमें जो अध्ययन किया, इसके बारे में जिसमें पढ़ाई होता है, वो रासायनिक बल गतिकी है। आप देखते हैं कि सांद्रण बढ़ा दें, गाढ़ापन अगर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है। अगर पूरा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दे दें या हाइड्रोक्लोरिक, तो तुरंत गैस निकलेगा। और भी हाईली कंसनट्रेटेड हो सकता है कि विस्फोट की भी करे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सांद्रण पर निर्भर करता अभिक्रिया का भी, ताप पर बढ़ता है। बहुत ऐसा रिएक्शन है ताप बढ़ाने से ज़्यादा हो जाता है, और उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। तो इस तरह से अभिक्रिया
के वेग यानी गति और उसके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी में जो टर्म है तो सबसे पहला टर्म है कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति। इंग्लिश में एक ही चलता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया का वेग किसको कहते हैं? तो जिसका एकांक समय में सांद्रण ज़्यादा परिवर्तित होता है तो फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन माने कम ही समय लगा और रिएक्शन पूरा हो गया तो फास्ट है। ज़्यादा समय लगा और रिएक्शन पूरा हुआ तो स्लो है। तो एकांक समय में अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं, है ना। मान लीजिए t समय में c अगर सांद्रण में परिवर्तन होता है तो 1 सेकेंड में c/t यानी अभिक्रिया का वेग बराबर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय। t समय में अगर c परिवर्तित होता है तो 1 समय में c/t यानी सांद्रण में परिवर्तन को समय से अगर भाग दे दें तो एकांक समय निकल जाता है। तो एकांक समय में अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो टर्म आते हैं वो टर्म है अभिक्रिया का औसत वेग। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और ओनली एवरेज रेट। औसत वेग, औसत मैंने समझते हैं, औसत मैंने समझ रहते हैं। कोई आदमी अगर मान लीजिए 4 आवर में 200 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा में 200 किलोमीटर जाता है तो 200/4 यानी
50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखा रहता है बस में कि 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये इसका औसत वेग है। कहीं बस रुका भी है तो वहाँ 0 किलोमीटर पर आवर था, कहीं बहुत स्पीड से गया है तो 60 किलोमीटर पर आवर था। लेकिन ओवरऑल जो है औसत वेग मान लीजिए 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करता है तो उसको 25 घंटा लगेगा। तो औसत वेग का ये अर्थ हुआ कि पूरा कंप्लीट होने में जो टाइम लगे, है नहीं, और कंप्लीट होने में जो सांद्रण में परिवर्तन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं कि किसी दिए हुए समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। और शॉर्ट में केवल औसत वेग ही आप लिख सकते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग, शॉर्ट में औसत वेग ही, यानी किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी एवरेज रेट बराबर C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। अंतिम यहाँ के C1 प्रारंभिक सांद्रण है, C2 अंतिम सांद्रण है ना। T1 प्रारंभिक समय है और T2 जो है अंतिम समय है। आपको बता दें कि अगर एक ग्राफ खींचा जाए इस तरह का, इधर सांद्रण है और इधर समय है, तो इस तरह का एक ग्राफ अगर आ रहा है तो ये अभिकारक का ग्राफ है। यानी A से अगर B बन रहा है तो A जो है वो अभिकारक है और B जो है वो उत्पाद है। अगर इसके T1 समय में अगर इसका सांद्रण C1 हो, मान लो 10 मोल पर लीटर हो, समय बढ़ रहा है इधर, T2 समय में अगर इसका सांद्रण C2 हो तो सांद्रण में परिवर्तन एवरेज रेट इक्वल टू C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। यहाँ क्लियर है C2 कम है और C1 ज़्यादा है, इसलिए एवरेज रेट जो इसका आएगा
माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। डेल्टा सी का अर्थ होता है C2 माइनस C1 और डेल्टा टी का अर्थ होता है T2 माइनस T1। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि माइनस क्यों लिए, तो समझ लो कि ये 10 मोल पर लीटर है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, तो C2 कम है और C1 अधिक है, इसलिए C2 माइनस C1 जो है ऑलवेज नेगेटिव होगा नहीं। और सांद्रण में परिवर्तन का मतलब होता है पहले अंतिम सांद्रण, उसके बाद माइनस प्रारंभिक सांद्रण। इसी तरह से अब जैसे दूध से दही बन रहा है तो दूध का गुण पहले ज़्यादा था, धीरे धीरे दूध का गुण जो है वो कम हो रहा है और दही का गुण जो है वो बढ़ रहा है। इसलिए इस तरह का ये उत्पाद है कि धीरे धीरे जो है उत्पाद कम था, जैसे जैसे समय बढ़ता गया उत्पाद का सांद्रण बढ़ता गया। और इसमें भी अगर देखा जाए तो T1 समय में इसका सांद्रण जो है वो C1 है और T2 समय में इसका सांद्रण जो है वो C2 है। और इसमें जो एवरेज रेट हो जाएगा वो C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1, लेकिन ये प्लस डेल्टा C होगा क्योंकि इसमें C2 वास्तव में ज़्यादा है और C1 कम है, तो डेल्टा C बाय डेल्टा T। तो इस तरह देखते हैं, अभिकारक के लिए माइनस का साइन लेते हैं और उत्पाद के लिए प्लस का। इसका डिटेल फिर हम लोग बताएंगे आगे और भी। तो इसको हम लोग लिख सकते थे एवरेज रेट इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T। प्लस कहाँ होगा और माइनस कहाँ होगा तो बता दें, अभिकारक के केस में माइनस का साइन होगा और उत्पाद के केस में प्लस का साइन होगा। तो इस तरह से अभिक्रिया का औसत वेग किसी दिए गए समय अंतराल में अभिक्रिया में भाग लेने वाले, बढ़ा भी सकते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। क्योंकि अभिकारक का सांद्रण समय के साथ घटता है इसलिए इसका एवरेज रेट जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, और उत्पाद का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है इसलिए इसका जो औसत वेग लेते हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। तो अभिक्रिया का औसत वेग कैसे किसको कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म है आज इतना ही रहेगा।